वेलकम स्टूडेंट्स, हैप्पी एनवायरनमेंट डे। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 जून है, जिसे कि हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण पाठ स्टार्ट करते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी कि जंगल और वन्य जीव और वन्य संसाधनों के बारे में हम लोग समझते हैं। आज से 487 ईसा पूर्व, यानी कि 2508 साल पहले, गौतम बुद्ध ने कहा था कि पेड़ एक विशेष, असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी हैं, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। पेड़ हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। आइए हम लोग जानते हैं पेड़ पौधों में मौजूद विविधता के बारे में और जीव जगत में मौजूद विविधता के बारे में। आप जानते हैं कि वनस्पति जात और प्राणी जात में, यानी कि वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में, अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। ये विविधता उनके रंग में है, ये विविधता उनके रूप में है, ये विविधता उनके आकार में है, यहाँ तक कि उनके जीवन की अवधि में भी बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। आप जानते हैं कि जीव, सूक्ष्म जीव से लेकर के विशालकाय हाथी, वटवृक्ष, बरगद के पेड़ और ब्लू व्हेल जैसे विशालकाय जीव हैं। यह जैव विविधता जीवों के रंग में भी देखने को मिलती है। आप देखते हैं कुछ जीव बेरंग हैं, बिना रंग के हैं, वे कलरलेस हैं, जबकि कुछ जीव बहुत ही रंगीन रंगों से बने हुए हैं, बहुत ही रंगीन रंग हैं उनमें और वे ब्राइटली कलर्ड हैं। जैसे कुछ पक्षी आप देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत रंगों से रंगे होते हैं, कुछ तितलियां कितनी खूबसूरत होती हैं, और कुछ जीव जो हैं उनमें कोई कलर ही नहीं होता है, वो एकदम सादा होते हैं, सफेद होते हैं, कई बार तो उनका कोई रंग नहीं होता है। तो जीवों के रंग में भी इतनी विविधता देखने को मिलती है, उनके रूप में भी विविधता है, उनके जीवन के अवधि में भी बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती है। आप जानते हैं कुछ जीव जैसे कीड़े मकोड़े, इनके जीवन की अवधि 3-4 दिन या फिर कुछ हफ्तों की होती है, जबकि रेडवुड और पाइन ट्रीज आपके हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। कुछ वृक्ष आपके बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे अवधि तक जिंदा रहते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जीवों के जीवन के अवधि में भी बहुत ज्यादा अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। उनके रूप, उनके कार्यकलाप, उनके प्रजनन के तरीकों में भी बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती है। तो ये जो पूरी जैव विविधता है, जो कि हमारी वन जाति में भी है और हमारी वनस्पति जाति में भी है, यानी हमारे वेजिटेशन में भी ये विविधता देखने को मिलती है और हमारे वाइल्ड लाइफ में भी ये विविधता देखने को मिलती है। हमारे साथ ये अनेकों जीव हमारे साथी के रूप में इस पृथ्वी पर रहते हैं और सभी का इस पृथ्वी पे उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा। और हम, जो कि एक बुद्धिमान प्राणी है, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, तो मनुष्यों की जिम्मेवारी भी ज्यादा है कि वो इन सभी प्राणियों की रक्षा करे, इन्हें सुरक्षा प्रदान करे, इन्हें संरक्षित करे। तो भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में शुमार है। यहाँ विश्व की लगभग 16 लाख पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं और हमारे इस पर्यावरण में कई सारे जीव जंतु रहते हैं, कई सारे पेड़ पौधे रहते हैं और कई सारे तत्व ऐसे हैं जो कि निर्जीव हैं। और जो निर्जीव वस्तु हैं और जो जीवित वस्तु हैं, उनके बीच का जो संबंध है, ये संबंध पर्यावरण प्रणाली कहलाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक and the abiotic components of nature is called an ecosystem। इकोसिस्टम जो है वो इकोलॉजिकल सिस्टम भी कहा जाता है। इकोसिस्टम एक कॉम्प्लेक्स वेब है इकोलॉजिकल सिस्टम का, ठीक है।
तो इकोसिस्टम आप लोग याद रखेंगे, इसे हम लोग हिंदी में पर्यावरण प्रणाली कहते हैं और इसका अर्थ होता है यह एक संबंध है पर्यावरण के जीवित और निर्जीव तत्वों के बीच का। इकोसिस्टम जो है वह एक संबंध है जीवित और निर्जीवों के बीच का, मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ नेचर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम में आपके जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, आपके जो जैविक तत्व हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है आपके प्लांट्स, ट्रीज, जो जिन्हें कि हम लोग प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, उत्पादक भी कहते हैं। ये प्राथमिक उत्पादक हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। यही सभी जीव जगत के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं और सभी को भोजन प्रदान करते हैं। आप जानते हैं प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं और उन्हीं प्लांट्स पार्ट को खा करके दूसरे जीव अपना भोजन का आवश्यकता को पूरा करते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य भी उन प्लांट्स पार्ट को खाते हैं और अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आप जानते हैं कि भारत में जो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में भारत के जो जंगल हैं वो काम कर रहे हैं। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हमारे लिए ऑक्सीजन बना रहे हैं, ये हमारे वायु को स्वच्छ कर रहे हैं। ये वायु में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसे संतुलित रख रहे हैं। अगर जंगल कम होने लगेंगे तो वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसमें असंतुलन आ जाएगा। आप जानते हैं वायुमंडल में 21% 21% ऑक्सीजन मौजूद है और 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो इसका बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा पृथ्वी पर, इसके पर्यावरण पर, मौसम चक्र पर, जलवायु पर और फिर इंसानों पर और दूसरे जीव जंतु और पेड़ पौधों पर भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो हमें जंगलों को सुरक्षित रखना चाहिए, उन्हें संरक्षित रखना चाहिए। आपको पता है कि भारत का क्षेत्रफल का 23% जो इलाका है वो जंगलों से घिरा हुआ है। जो कुल जो भारतीय क्षेत्रफल है उसमें 24.16% हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो जंगल से ढका हुआ है, जिसमें 12.2% में हमारे घने जंगल हैं, 9.14% में हमारे खुले जंगल हैं और 0.14% में हमारे मैंग्रोव के जंगल हैं। और 2013 से ही ये फॉरेस्ट कवर जो है ये हम लोग बढ़ा रहे हैं, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारा जो कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है, हमारा जो संरक्षण का जो हमने ड्राइव चलाया है उसके जरिए हम लोग जंगलों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं और इन्हीं बचाने के बदौलत, इन्हीं कंजर्वेशन मेथड्स को अडॉप्ट करने के बदौलत हम लोग 2013 से अभी तक में 3775 स्क्वायर किलोमीटर जंगलों के क्षेत्रफल में इजाफा किए हैं, बढ़ोतरी किए हैं। और जंगलों को और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए IUCN भी जोर देता है, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है और नेचुरल रिसोर्सेज, वो भी इस पर अपना विशेष ध्यान देता है। IUCN का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कुछ जीव प्रजातियों के बारे में। आप जानते हैं कि कुछ जो जीव हैं उनकी संख्या सामान्य है, उनकी आबादी सामान्य है, जितना होना चाहिए उतना है। उसकी आबादी का जो स्तर है वो ना नीचे है ना बहुत ऊपर है। वैसे जीवों को हम लोग नॉर्मल स्पीसीज बोलते हैं, वैसे आबादी को हम लोग, वैसे पॉपुलेशन को हम लोग नॉर्मल स्पीसीज बोलते हैं, यानी कि सामान्य प्रजाति। इनमें आते हैं आपके कैटल यानी कि मवेशी, साल वृक्ष, पाइन के पेड़ और रॉडेंट जिसमें कि चूहा, छुछुंदर ये सब आ जाते हैं। ये आपके नॉर्मल स्पीसीज कहे जाते हैं। उसके बाद आपके आते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये ऐसे स्पीसीज हैं जिन्हें की विलुप्ति का खतरा है, ये विलुप्त हो सकते हैं। अगर इन पर जो नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कारण हैं उन कारणों को अगर हटाया नहीं गया तो ये जल्द विलुप्ति के कगार पे पहुंच जाएंगे। क्या है वे नकारात्मक कारण जिसके वजह से ये विलुप्ति के कगार पे पहुंच रहे हैं? वे नकारात्मक कारण हैं शिकार, हंटिंग, किलिंग, पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर देयर स्किन, टीथ, बोन्स
जब हम लोग जंगली जानवरों को उनके चमड़े के लिए, उनके मांस के लिए, उनके दांत के लिए, उनके हड्डियों के लिए जब उनका हम लोग हत्या करते हैं, शिकार करते हैं, तो इससे उन प्रजातियों पर बहुत खतरा पड़ता है, बहुत असर पड़ता है और इससे उनकी जनसंख्या में बहुत भारी गिरावट आती है और बहुत तेजी से उनकी जनसंख्या गिरती है। और ऐसे ही कुछ जीव हैं जिनकी की आबादी बहुत तेजी से भारत के जंगलों में घटी है। उनमें शामिल हैं आपके राइनोसोरस, जिनके की हॉर्न के लिए उनका हत्या किया जाता है, उनके सींग के लिए। आप जानते हैं जो गेंडा हैं उनके सींग का बहुत ही उपयोग किया जाता है, उनके सींग से चाइना में मेडिसिन बनाए जाते हैं और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि भूत प्रेत भगाने में भी उनके सींग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वजह से राइनो का बहुत ही निर्मम तरीके से उनका हत्या हो रहा है उनके सींग के लिए। बाघों की हत्या हो रही है उनके खाल के लिए, उनके दांत के लिए, उनके हड्डियों के लिए। ये भी मिथ्या जुड़ी हुई है कि बाघों की हड्डियों से कई सारी औषधियां बनती हैं और इन औषधियों के लिए और जो दूसरे सामग्रियां तैयार होती हैं बाघों के हड्डी और दांत से, उन सामग्रियों के लिए बाघों की निर्मम हत्या की गई है। बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा हत्या की गई है, जिसकी वजह से उनकी संख्या आज 2000 से भी कम है। इस पूरे भारतवर्ष में बाघों की संख्या 2000 से भी कम हो चुकी है और ये बस इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने इन जानवरों के चमड़े के लिए, उनके दांत के लिए, उनके सींग के लिए, उनके हड्डियों के लिए उनका हत्या किया, उनका शिकार किया। और ऐसे ही एंडेंजर्ड स्पीशीज के आपके एग्जांपल हैं ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस जो भारतीय गधा है, जंगली गधा, इंडियन राइनो जो भारतीय गेंडा है, लायन टेल्ड मकाऊ जो शेर के पूंछ वाला जो बंदर है, सांगाई डियर जो कि मणिपुर का डियर है, इसे मणिपुरी डियर भी बोला जाता है। ये सारी प्रजातियां जो है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में आती हैं। ये सारी प्रजातियां खतरे के कगार पे हैं। अगर इन पर से नकारात्मक कारण नहीं हटाए गए तो ये जल्दी विलुप्ति के कगार पे पहुंच जाएंगे और इन्हें हम एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। वल्नरेबल स्पीशीज जानवरों की वैसी प्रजातियां हैं जिनकी की संख्या बहुत तेजी से घट रही है और अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये जल्द ही एंडेंजर्ड स्पीशीज की श्रेणी में चली जाएंगी। ये जल्द ही संकटग्रस्त प्रजातियों में चली जाएंगी। तो हमें इन प्रजातियों पर पड़ने वाले नकारात्मक फोर्सेस को जल्द से जल्द हटाना होगा। और कौन कौन से नकारात्मक बल इन पर लगते हैं, जैसे कि इनकी हत्या इनके मांस के लिए, इनके चमड़े के लिए, इनके दूसरे अंगों के लिए, इनके दांत के लिए, इनके सींग के लिए। जब हम लोग जानवरों की हत्या करते हैं, जब उनका शिकार करते हैं, तो इससे उनकी आबादी पे बहुत बुरा असर पड़ता है और उनकी आबादी बहुत तेजी से कम होने लगती है। और ऐसे ही हम लोगों ने इन आबादी को वल्नरेबल और एंडेंजर्ड तक पहुंचा दिया है। कुछ जीव तो वल्नरेबल के श्रेणी में आ गए हैं और अगर उनको ध्यान नहीं दिया गया तो वे भी एंडेंजर्ड की श्रेणी में चले जाएंगे, संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में चले जाएंगे। और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आपके वल्नरेबल स्पीशीज के, जैसे ब्लू शीप जो नीला भेड़ है, जो एशियाटिक एलिफेंट है, एशियाई हाथी, और जो गैंगेटिक डॉल्फिन है जो गंगा नदी में पाया जाने वाला डॉल्फिन मछली है। ये सारी आपकी वल्नरेबल स्पीशीज हैं। ये आपकी सुभेद प्रजातियां हैं, सुभेद जातियां हैं। इन जातियों पर खतरे का बादल मंडरा रहा है और अगर इन पर से जो नकारात्मक फैक्टर्स, इनके आबादी के कम होने के पीछे जो कारण हैं, अगर उन कारणों को नहीं हटाया गया तो जल्द ही ये प्रजातियां भी संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल हो जाएंगी। नेक्स्ट है रेयर स्पीशीज, यानी कि दुर्लभ जातियां। इन जातियों की संख्या बहुत कम है। ये जातियां या तो बहुत कम है या फिर इनको बहुत मुश्किल से देखा जाता है। ये बहुत कभी कभी ही दिखते हैं, ये बहुत ही रेयरली ही देखे जाते हैं, बहुत ही रेयरली ही पाए जाते हैं। इसीलिए इन्हें हम रेयर स्पीशीज भी बोलते हैं या दुर्लभ जातियां भी बोलते हैं। और इनकी भी आबादी बहुत कम है।
इनसे भी अगर नकारात्मक फोर्सेस नहीं हटाया गया, अगर इनके ऊपर भी पड़ने वाले नकारात्मक बलों को नहीं हटाया गया, तो ये भी आबादी जल्द ही संकटग्रस्त हो जाएंगी, एंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल हो जाएंगी। या रेयर स्पीसीज के एग्जाम्पल हैं हिमालयन ब्राउन बियर यानी हिमालय में पाया जाने वाला भूरा भालू, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो यानी जंगली एशियाई भैंसा, डेजर्ट फॉक्स यानी रेगिस्तानी लोमड़ी, और हॉर्नबिल। ये सारी जो प्रजातियां, हॉर्नबिल एक पक्षी है आप जानते हैं, ये सारी प्रजातियां रेयर स्पीसीज हैं। इन्हें हम बहुत मुश्किल से ही कभी कभी ही देख पाते हैं और ये बहुत अनोखे हैं, ये कभी कभी ही दिखते हैं, बहुत मुश्किल से ही नजर आते हैं और इनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आवश्यकता है कि हम इन्हें संरक्षण प्रदान करें, इनकी आबादी को बढ़ने में मदद करें, ताकि इन जीवों को भी हम लोग आसानी से देख सकें और इनकी भी आबादी संकट में ना हो, खतरे में ना हो और ये आराम से इस पृथ्वी पर घूम सके। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इन जीवों को संरक्षण दें। इतने खूबसूरत प्राणी हैं, इनका भी बराबर का अधिकार है इस पृथ्वी पर रहने का। तो हमारा बहुत ही जरूरी यह कर्तव्य बनता है कि हम इनके बारे में सोचें, अपनी संवेदना रखें इन जीवों से भी। नेक्स्ट आपका टाइप जो है प्रजातियों का, वो है एंडेमिक स्पेसीज। एंडेमिक स्पेसीज का अर्थ है स्थानिक जातियां यानी स्थानीय जातियां। ये ऐसी प्रजातियां हैं जीवों और पेड़ पौधों की जो कि किसी विशेष स्थान पे ही, किसी विशेष जियोलॉजिकल एरिया में ही, किसी विशेष ज्योग्राफिकल एरिया में ही पाए जाते हैं, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। और ये जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां हैं, जैसे कि अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन, ये उदाहरण हैं आपके एंडेमिक स्पीसीज के, स्थानिक जातियों के। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में कितने खूबसूरत हैं ये जीव। अंडमानी टील, आपके निकोबारी पिजन, निकोबारी कबूतर जो है, आपके अंडमानी जंगली सुअर। आप देख सकते हैं कि ये अंडमानी सुअर जो है, ये बाकी जो सुअर होते हैं उनसे बिल्कुल ही अलग है, ये एकदम अनोखा दिखते हैं। आप देख सकते हैं कि जंगली सुअर जो है वो कितने सुडौल और पतले शरीर के हैं, और ये अंडमानी सुअर को आप देख सकते हैं कि ये कितने थुलथुल शरीर वाले हैं और कितने गोल मटोल मोटे तगड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने खूबसूरत जीव हैं। आपके अंडमानी कबूतर को, आप निकोबारी कबूतर को देखिए, अंडमानी जंगली सुअर को देखिए, या फिर आप अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाले इस मिथुन को देखिए। ये जीव कितने ही खूबसूरत है, कितने ही सुंदर है। हमारी ये कर्तव्य है हमारा कि हम इन जीवों को संरक्षण दें, इन्हें सुरक्षा प्रदान करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो भी इन जीवों को देख सके, इनका लुत्फ उठा सके, इनको देख के आनंदित महसूस हो सके। तो ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन जीवों को संरक्षण प्रदान करें, सुरक्षा दें, इनके भी परिवेश, इनके भी आवास, इनके भी भोजन, प्रजनन, इन सब बातों पर चिंता करें, ताकि इनकी भी आबादी बराबर परस्पर बढ़ते रहे और इनकी भी आबादी पर कोई संकट ना हो। ये हमारा दायित्व और हमारा कर्तव्य बनता है। कई ऐसे जीव हैं जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं, वो अब दिखते ही नहीं हैं, और वैसे ही स्पीसीज को हम लोग एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलते हैं, यानी कि विलुप्त प्रजातियां जो कि अब उस स्थान पे कहीं नजर ही नहीं आती हैं। हो सकता है वो कहीं और मौजूद हो, कहीं और अवेलेबल हो, लेकिन किसी एक क्षेत्र में जब कोई विशेष प्रजाति गायब हो जाती है, वो वहां नहीं दिखती है, उसकी पूरी की पूरी आबादी ही वहां खत्म हो जाती है, तो उस क्षेत्र के लिए उस आबादी को एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहा जाता है, विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। ये ऐसे क्षेत्रों में, जैसे कि जहां पर इनकी बहुत ही तेजी से इनको हटाया गया, खत्म किया गया, वहां पर ये गायब हो चुके हैं, और जहां पर इनका संरक्षण किया गया, जहां इन्हें प्रोटेक्ट किया गया, वहां इनकी कुछ संख्या अभी भी मौजूद है। उदाहरण के लिए आपके एशियाटिक चीता, आप भारत में एशियाटिक चीता को नहीं देख सकते। आप जानते हैं चीता 112 किलोमीटर के रफ्तार से दौड़ने वाला जीव है, ये दुनिया का सबसे तेज जीव है। ब्लैक बक
सेकंड नंबर पे आता है स्पीड के मामले में। और चीता जो है वो फास्टेस्ट नोन मैमल है अर्थ पे। ये सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी जीव है। इससे तेज और कोई जीव नहीं दौड़ता है। चीता जो कि भारत की सरजमी पर अब गायब सा हो चुका है। चीता को आप पहचान सकते हैं इसके आंख के पास से निकलने वाले आंसू जैसे काले धारियों से, उस निशान से। कई बार लोग चीता और तेंदुआ में अंतर करने में कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन आप चीता और तेंदुआ में आसानी से अंतर को महसूस कर सकते हैं। चीता जो होता है वो उसका शरीर चित्तेदार होता है, चित्ती चित्ती उसके शरीर को बने होते हैं और उसके आंख के पास से धारियां होती है जो कि ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स होते हैं, जो कि उसके आईज के पास से, उसके आई के स्टार्टिंग से निकलते हैं। तो आप इस तरीके से एक चीता और एक तेंदुआ में अंतर जान सकते हैं। और इन एशियाटिक चीताओं को अब भारत में नहीं पाया जाता है। ये भारत की सरजमी से विलुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, अब ये नहीं दिखते हैं। ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं एशियाटिक चीतों की, ये इनकी तस्वीर तेहरान में ली गई है। ये तेहरान में कैप्चर किए हुए चीता हैं। भारत में अब ये चीता नहीं दिखाई देते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आने वाले पीढ़ी हाथी भी ना देख सके, आने वाले पीढ़ी बाघ भी ना देख सके, और वो अंडमानी जो सुअर है, जो निकोबारी कबूतर है, उन्हें भी ना देख सके? तो ये उनके साथ कितना बड़ा अत्याचार, कितना बड़ा अन्याय होगा। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा जिम्मेवारी है कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों के बारे में भी सोचें, वो भी इन जातियों प्रजातियों को देख करके संतुष्ट हो सके, आनंदित हो सके, प्रफुल्लित हो सके। ये हम लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए कि इन आबादियों को हम पृथ्वी पर बरकरार रखें, ताकि ये आज भी रहे और आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें देख सके। और ये जीव जंतु हमारे पर्यावरण में एक संतुलन को बरकरार रखने में बहुत जरूरी होते हैं। जैसे आपको पता है, अगर कार्निवोरस जीवों की संख्या घट जाए, अगर जो मांसाहारी जीव है उनकी संख्या घट जाए, तो शाकाहारियों की संख्या अचानक से ही बढ़ जाएगी। अगर बाघ, सारे के सारे बाघ और शेर खत्म हो जाए, तो फिर हिरण की संख्या अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इसका भी बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा पृथ्वी पर। सबसे पहला तो दुष्प्रभाव ग्रासलैंड्स पे पड़ेगा, जो घास के मैदान हैं उन पर पड़ेगा। सोच कर देखिए, जब हिरण और दूसरे मवेशी जीवों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी और उन्हें खत्म करने वाला, उन्हें खाने वाला कोई कार्निवोरस जानवर नहीं रहेगा, तो वे सारे के सारे घास के मैदानों को चट कर जाएंगे। और इससे क्या होगा? इससे ग्रासलैंड डिप्लीशन होगा और उसके बाद सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी का कटाव होगा। इससे ओवरऑल एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन होगा। इससे पूरा पर्यावरण का नुकसान होगा, विनाश होगा और भारी तबाही आएगी। तो हम लोगों को इस तबाही से बचने के लिए, इस नुकसान से बचने के लिए, इस विनाश से बचने के लिए इन सारे जीव जंतुओं के महत्व को समझना होगा और इन्हें संरक्षित करना होगा, इन्हें बचाना होगा, इन्हें सुरक्षा प्रदान करना होगा। इनका बुद्धिमानी से, चतुराई से, सूझबूझ से और तरीके से इस्तेमाल करना होगा, ताकि ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु, ये आज भी हमारी जरूरतों को पूरा करते रहे और आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा करते रहे। इसे ही तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि ऐसा विकास जिसमें कि हम पर्यावरण को नुकसान कम से कम पहुंचाते हैं, ना मात्रा पहुंचाते हैं, ना के बराबर पहुंचाते हैं। जब हम अपने गतिविधियों के जरिए पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं और अपने आज की चिंता के साथ साथ भविष्य की भी चिंता करें, अपने आज की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य के लिए भी बचा के रखें, तो इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसे हम भविष्य के लिए बचा कर चलने से, इससे हम भविष्य के पीढ़ियों को भी ये समृद्धि, ये विरासत सौंप सकेंगे जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। हम इतने खूबसूरत जीव जंतुओं को देख पाते हैं, तो इसमें हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इन जीवों को संरक्षित करके रखा, इन्हें बचा करके रखा, जिसके बदौलत हम आज इन जीवों को देख पाते हैं और देख करके कितना ही न जाने कितना खुश हो जाते हैं। और
क्या आप नहीं चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी इस खुशी की अनुभूति कर सके, या खुद को महसूस कर सके? जब वह किसी जंगली जीव को देखते हैं तो उन्हें जो सुख का एहसास होता है, उस सुख को वो महसूस कर सके। क्या आप ऐसा नहीं चाहते हैं? तो आइए आज इस पर्यावरण दिवस के दिन हम लोग यह प्रण लेते हैं कि हम लोग अपने पर्यावरण की सुरक्षा में जी जान लगा देंगे। हम लोग अपना जो सबसे बेस्ट पॉसिबल जो हमारा सारा संसाधन होगा, वो सारा संसाधन हम लोग लगा देंगे और इन जीवों की सुरक्षा करेंगे और इन्हें बचा करके चलेंगे, ताकि हमारा आज का भी पीढ़ी इन्हें देख सके और आने वाले कई पीढ़ी भी इनसे खुश हो सके, इन्हें देख सके। और ये हमारा ये भी जिम्मेवारी है कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को भी इन जानवरों के बारे में जागरूक कराएं, इनके संरक्षण के बारे में समझाएं, इनके बचाने के बारे में बताएं और किन किन तरीकों से इन जीवों को बचाया जा सकता है ये समझाएं। आप जानते हैं हमारे देश में वन क्षेत्रों को संरक्षित किया गया है, कुछ इलाकों को नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया है, कुछ इलाकों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के रूप में घोषित किया गया है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के जो इलाके हैं, इन इलाकों में जीव जगत का, प्राणी जगत का, वनस्पति जगत का संरक्षण होता है। यहाँ जो वन अधिकारी होते हैं, वन अधिकारी इन जीवों का लगातार ट्रैकिंग करते रहते हैं। जो प्रजातियां खतरे में हैं, लगातार उनके ऊपर सर्विलेंस बिठाए रखते हैं, लगातार उनकी निगरानी होते रहती है और उन जीवों को देखा जाता है कि वो स्वस्थ हैं, उनकी प्रजनन सही से हो पा रही है और उनका ब्रीडिंग प्रोग्राम सही से चल रहा है। इन सभी बातों को सुनिश्चित किया जाता है और उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किए जाते हैं इन नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। तो आवश्यकता है कि हम अपने वन क्षेत्र को भी बढ़ाएं, इन नेशनल पार्क्स के क्षेत्रों को भी बढ़ाएं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के क्षेत्रों को भी बढ़ाएं और अपने प्रोटेक्टेड एरिया में रूल्स को पूरे करें। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, हम उसका पालन करें। जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, हम उसका अनुसरण करें। हमें नियम और कानून बनाना चाहिए, हमें वन्य जीवों को संरक्षण देना चाहिए, हमें वनस्पति को सुरक्षित रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए और जानवरों को सुरक्षा देनी चाहिए। अगर कोई जानवर किसी मुश्किल परिस्थिति में फंसा हुआ है तो उसे मारने के बजाय हमें जल्द से जल्द वन अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए, ताकि वन अधिकारी जो भी जरूरी कदम है वो जरूरी कदम उठा करके उस जानवर को या उस पशु को बचा सके और जीव जगत के लिए यह कल्याणकारी काम कर सके। और यह न केवल जीव जगत के लिए कल्याणकारी होगा, बल्कि मनुष्यों के लिए उससे भी ज्यादा कल्याणकारी होगा। तो हम लोगों को जंतुओं के और पेड़ पौधों के संरक्षण के बारे में सजग होना होगा, जागरूक होना होगा और एक सकारात्मक पहल करनी होगी, एक सकारात्मक शुरुआत करनी होगी। लोगों को और ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना होगा इन प्रजातियों को बचाने के लिए, इन्हें सुरक्षित रखने के लिए। आप सभी को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की हार्दिक बधाइयाँ, सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहे। बी पिंक ऑफ हेल्थ।